अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। अब सुप्रीम कोर्ट के मामले पर और इलेक्शंस के ऊपर जो समाज चल रही है उस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में एक दफ़ा फिर ठन चुकी है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कानून साजी होने वाली है और इलेक्शन के हवाले से जो ये समाज चल रही है उसके ऊपर जो प्रीवियस वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का उसको 3-2 ना माना जाए बल्कि 4-3 इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट माना जाए, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का तो दरअसल इख्तियार ही नहीं है कि इस मामले पर सुओ मोटो लिया जाए। अब ऐसे में कानून साजी ये सुनने में आ रही है और आज बहुत भरपूर कौमी असेंबली का इजलास भी हुआ जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो सुओ मोटो का इख्तियार है, ये जो पावर्स हैं ये कुछ विड्रॉ करने लगी है कौमी असेंबली कुछ अमेंडमेंट्स के बाद। और ये जो इख्तियार है या तो ये फुल कोर्ट को या फिर ये टॉप जो सीनियर जजेस हैं एज पर द रिपोर्ट्स उनको दिया जाएगा, जो कि नया मुसविदा इस हवाले से तैयार किया गया है। नए अटॉर्नी जनरल ने भी कुछ इसी तरह के आर्ग्यूमेंट्स आज सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे और सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक ऑफर कर दी है कि अगर आपके पास इलेक्शंस कराने के पैसे नहीं हैं तो जो मोअज़्ज़ज़ जज हजरात हैं वो अपनी तनख्वाहों को में कटौती करके ये जो फिजिकल स्पेस है इसको क्रिएट करेंगे। तमाम तर बहुत ज़रूरी मामलात पर हम रुख करते हैं। इस एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में जनाब खुर्रम दस्तगीर खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वजीर बराए तवानाई, प्रीवियसली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कॉमर्स जैसे बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को आप देखते रहे हैं काबीना में। सो आइड से अ वेरी सेन एंड इन्फॉर्म्ड वॉइस फ्रॉम द कैबिनेट। वेलकम ऑन बोर्ड सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बहुत सारी बातें हैं सर करने वाली तो, लेकिन ये बताइएगा ये सुप्रीम कोर्ट का मामला दिस सीम्स ऐसा कोई डेजावू सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है हमने ये चीज़ें पहले सुनी हुई हैं क्योंकि सुओ मोटो के सिलसिले में आप लोगों ने पहले भी बड़ा भुगता है। जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे वो बहुत सारे सुओ मोटोज लेते थे, आप कहते थे कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। कोई उसी तरह की एक एको हमें इस दफ़ा आपकी इस फैसला साजी में नज़र आती है। ये बताइएगा कि ये क्या मामला कंट्रोवर्शियल तो नहीं कर देगा हमारी मौजूद अदलिया को, और क्या इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हुकूमत भी इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी का पार्ट ऐड ऑन तो नहीं कर रही फॉर आवर मौजूद सुप्रीम कोर्ट? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। सुप्रीम कोर्ट की तो अंदर से चूंकि आवाज़ें उठ रही हैं अब, जो जो पिछला भी केस हुआ है इलेक्शंस की तारीख के हवाले से, जिसमें उसमें जज साहबान दो पहले ऑन द रिकॉर्ड आए कि उन्होंने कहा कि ये सुओ मोटो का जो इख्तियार है उसका गलत इस्तेमाल किया गया और वो सब उन्होंने इजहार किया कि ये नहीं बनता केस, समाअत के लिए नहीं आना चाहिए। और अब जो कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस बंदोखेल ने अपनी जॉइंट जजमेंट दी है, उन्होंने भी बिल्कुल वही बात की है, लेकिन वो उससे आगे बढ़े हैं। उन्होंने इंपीरियल जुडिशरी यानी साम्राज्य अदलिया का भी उसके ऊपर डिस्कशन की है कि अगर जजों की सवाबदीद के ऊपर केसेस के फैसले हों तो वो इंपीरियल जुडिशरी बन जाए। पहले 2 सफ़े जो हैं उसके जजमेंट के उसी पर लिखे गए हैं। फिर आगे जाके उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने वन मैन शो की बात की और कहा कि एक शख्स में इख्तियारात का जो इर्तकाज है वो गुड गवर्नेंस यानी अच्छी हाकमियत के रास्ते में रुकावट बनेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अब दुनिया के बेशतर ममालिक में मतरूक हो चुका है, ऑब्सोलीट है वो। तो ये जो पिछला केस है उसके हवाले से तो उस केस का जो फैसला है ये भी अब अदलिया ने खुद ही फैसला करना है कि वो क्या एक्चुअली जजमेंट थी जो कि रिकॉर्ड में लिखी जाएगी, क्योंकि हमने तो एक अपनी रीडिंग से दावा किया था जिस दिन ये फैसला आया था कि ये 4-3 के तनासुब से हमारे हक में है। लेकिन कल तो वाज़े तौर पे 2 चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के साहिबान हैं उन्होंने कह दिया कि जी ये 4-3 के जरिए जो है उसको जो सुओ मोटो का जो पूरी जजमेंट थी वो रिजेक्ट हो गई है। अब अगर वो जजमेंट रिजेक्ट हो गई है और जिसका भी फैसला होना बाकी है कि वो रिजेक्ट हुई है या नहीं हुई, तो फिर उसके नतीजे में वो तमाम जो प्रोसेस हुआ है सदर मुमलिकत की तारीख देने का, गवर्नेंस की तारीख देने का, वो जो पूरा प्रोसेस है वो नल हो जाएगा। तो अभी तो आज भी अटॉर्नी जनरल ने ये पॉइंट ऑफ व्यू उठाया कि इससे पहले कि आप कोई और बात करें तो आप पहले इसका फैसला कर लें कि वो फैसला क्या था। और ये भी एक इशू है। हाँ, एक इशू ये भी है कि अगर एक वहां जज साहब ने कहा कि जी ये हमारा इंटरनल मैटर है, बड़े अदब से अर्ज करता हूं कि ये आईनी और पाकिस्तान के अवाम की मंशा जानने के का जो प्रोसेस है जिसको हम इंतखाबात कहते हैं, ये अदलिया का
अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। इससे हम सब के हमारे अगली नस्लों का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की हाकमियत जुड़ी हुई है। तो लिहाजा इस कोर्ट को हमारी नजर में पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि वो जो पिछला फैसला था वो क्या था, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, एक इंप्रेशन जो इसके बाद अब कैरी किया जा रहा है वो ये कैरी किया जा रहा है कि ये जो दो डिसेंटिंग जजेस थे, इन्होंने तो पहले ही डिसेंट किया था, लेकिन बहुत ये इत्तेफाक की बात है कि उनका ये पहले ही बात कर दी थी वफाकी वजीर ने, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, कि जी ये तो 4-3 के रेशो से हमारे हक में है फैसला। उसी तरह की बात ये जो डिसेंटिंग नोट वाले जजेस थे उन्होंने बिल्कुल उसी रोज़ की जब पीटीआई ने ये तमाम मामला आपके खिलाफ या बेसिकली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा ले गए। इसकी टाइमिंग पे कमेंट कीजिएगा कि पहले से ही ऐसा कमेंट वफाकी वजीर कर चुके थे फॉर लॉ एंड जस्टिस आजम नज़ीर साहब, और फिर बिल्कुल उसी तरह की सिमिलर सी एक जो डिसेंटिंग नोट की तफसीली जजमेंट थी वो उन दो जज साहिबान ने उसी रोज़ दे दी। इसके बारे में बताइएगा। और पीटीआई वाले ये कहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जो कि गवर्नमेंट के या जो हल्का अहबाब हैं उनके काबू में चूंकि नहीं है, तो इस वजह से इसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। इसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? जी, बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाएगी आपके नाजरीन के लिए, लेकिन मैं कह देता हूं कि जो पिछला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बहुत सारी प्रोसीजरल अब खामियां हैं जो उस वक्त भी पॉइंट आउट हुई थी। मसलन उस दिन का ऑर्डर ऑफ द डे नहीं है, यानी उस दिन कोर्ट में हर रोज समाअत के बाद कोर्ट एक अपना इशू करता है, वो मौजूद नहीं है कि एक्चुअली कोर्ट ने क्या फैसला किया। और हमने तो देखें जो वफाकी वजीर कानून ने जो बात की, उनके पास तो जो उस वक्त के शवाहिद थे उन्होंने वो देखकर बात कर दी। कल तो सिर्फ उसकी तौसीक हुई है और तस्दीक हुई है कि जो हमारी रीडिंग थी प्रोसीजरल इश्यूज के हवाले से, सो मोटो के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके हवाले से, वही बात एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, और बड़े फाजिल जज साहिबान है जिन्होंने ये फैसला लिखा है। तो यही बात है कि इसको कहना कि ये कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्सी अगर कोई है तो इस वक्त सबसे ज्यादा कोर्ट के अंदर से उठ रही है, और ये फैसला भी कोर्ट ने ही करना है। और इसका बेहतरीन हल हमने पहले भी कोर्ट से इस्तदा की थी, आज भी की है, कल भी करेंगे, कि इस तमाम कंट्रोवर्सी का बड़ा साफ, शफाफ और सबको कबूल होने वाला हल ये है कि फुल कोर्ट, यानी जितने भी जज साहिबान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, सवाए उन दो के जिन्होंने अपने आप को इससे रिक्यूज किया था, उन पर मुश्तमिल बेंच बनाकर एक फुल कोर्ट का फैसला आ जाए जिसको सब फिर कबूल करेंगे। ठीक है, फुल कोर्ट वाली बात आप रीआइटरेट कर रहे हैं। थोड़े स्टेट ऑफ अफेयर्स पे भी कमेंट कीजिएगा खुर्रम साहब के इस वक्त जो रनिंग ऑफ द स्टेट है, मईशत के जो हालात हैं, आईएमएफ प्रोग्राम अभी भी हमारी दस्तरस से काफ़ी दूर नज़र आता है। एक जनरल इंप्रेशन ये भी कैरी करते हैं कुछ अवाम में भी, और ऑब्वियसली अपोजिशन इसको ज़्यादा फिर प्रॉप अप कर रहे हैं कि जो स्टेट की तमाम तर तवानाई है और जो फोर्स है वो इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ लग रही है, और जो एक्चुअल मैटर्स ऑफ द स्टेट हैं जिसमें मईशत सर फहरिस्त है, अवाम की भलाई सर फहरिस्त है, वो बहुत बहुत पीछे रह गए। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। मैं तो बाकी बहुत सारे जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं उनके अलावा मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ कि अभी 4 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान थर तशरीफ ले गए थे, और उन्होंने 1320 मेगावाट शंघाई थर इलेक्ट्रिक, जो 4 साल जो पीटीआई हुकूमत की मुजरिमाना गफलत का शिकार रहा, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक रोशन उम्मीद जो प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया उन्होंने। हमने पिछले 11 माह में उस पर बहुत काम किया, मेहनत की है। वो मुकम्मल होकर अब पाकिस्तान को बिजली दे रहा है। उसी के साथ ही 330 मेगावाट का थल नोवा का प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत ही गफलत का शिकार रहा, उसको हमने चालू किया, वो भी अब ऑन हो गया है। तो सिर्फ मैं एक मिसाल देता हूं कि पिछले 11 महीने में थर कोल के हवाले से हमने बहुत बड़ी पेशरफ्त की है पाकिस्तान के मुस्तकबिल में। तो ये बिल्कुल ही कहना गलत है कि जी अब हुकूमत का सारा फोकस जो है वो इस तरफ है। असल में अगर आप गौर करेंगे, और आपके नाजरीन से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप ये गौर करें कि अप्रैल 2022 से जब से एक आईनी अमल के नतीजे में इमरान खान को हुकूमत से हटाया हमने, पार्लियामान ने, तो उसके बाद से पाकिस्तान में जितनी भी बदअमनी हुई है, शोरिश हुई है, गड़बड़ हुई है, तशद्दुद हुआ है, सड़कों पे लोग आए हैं, डंडे मारे गए हैं पुलिस को, पेट्रोल बम चले हैं, उन सब का एक ही मंबा और सोर्स है, और उसका नाम इमरान खान है। जितनी भी शोरश फैलाई है
बेयकीनी फैलाई है अपने मुख्तलिफ अमल से, वो तो वो फैला रहे I हैं। हम see. तो अल्लाह ताला के करम से शहबाज शरीफ की क़यादत में एक 12 जमाती जो एक हुकूमत है, हम सब तो अपने काम पर फोकस है। लेकिन सर ऐसा, मैं आपने बिल्कुल सही आपने अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बताया, लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम इस वक्त जो कंसर्न्स हैं उनमें सरे फहरिस्त है वो, ये एक फैक्चुअल बात है और आप चूंकि मईशत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि वो इस वक्त काफ़ी दूर नज़र आता है। उसी के ऊपर प्राइमरीली आपने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट था, जिस वजह से आप नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान साहब के खिलाफ लाए थे कि उन्होंने गलत बयानी की और अपने वादा खिलाफी की आईएमएफ से, जिस वजह से मामला ख़राब हुआ। आईएमएफ तो सर अभी भी हमारे कहीं से भी पकड़ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। आपके 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स भी इस चीज़ को देख चुके हैं, पिछले वाले जा चुके हैं और उन दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स में भी खासा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। जी पहले तो मैं फिर बड़ी आजिज़ी से अल्लाह ताला के हुज़ूर ये बात कहता हूँ आपके नाज़रीन से कि अब आईएमएफ से जो मुआहदा है वो बिल्कुल करीब आ गया है। उसमें रुकावटें थी, 2 किस्म की रुकावटें आई। एक तो उनके जो टेक्निकल इश्यूज थे पाकिस्तान की बजटिंग के हवाले से, तवानाई के हवाले से, जिनमें बहुत सारे तो हमने पिछले साल ही हल कर दिए थे, लेकिन जो बाकी थे वो अब हमने इस साल हल किए। दूसरा उनका ये इशू था कि पाकिस्तान को जो कर्जे वापस करने हैं उनके लिए फाइनेंसिंग जो बैरून मुल्क से आनी है उसके लिए बाकायदा दस्तावेजी उनको एविडेंस चाहिए थी। उसका इंतज़ाम कर लिया गया है और इंशाअल्लाह हम वो आईएमएफ का मुआहदा जो है, मुझे बहुत उम्मीद है, लेकिन वो अगले हफ्ते में मुतवक्को है। आपके नाज़रीन को मैं ये भी बता दूं कि ये तमाम मुश्किल जो है वो इस वजह से आई है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के जो मजमूई कर्जे थे उनमें 85% इजाफा हुआ है कि 30,000 बिलियन था जो हम टोटल डेट एंड लायबिलिटीज छोड़कर गए थे, और जब इमरान खान साहब गए हैं तो तकरीबन वो 57,000 तक पहुंच चुका था। उसके नतीजे में सिर्फ इस हुकूमत ने पिछले जो 6 महीने थे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, हमने $10.5 अरब की रीपेमेंट की है कर्जे की। ये कोई थोड़ी रकम नहीं है पाकिस्तान की मुशत के हवाले से, लेकिन हमने उस $10.5 अरब की रीपेमेंट करते हुए अवाम को तकलीफ हुई है, इंपोर्टर्स को, बिजनेसमैन को तकलीफ हुई है, लेकिन हमने मुल्क को हर वक्त जो है वो दिवालिये से दूर रखा है, डिफॉल्ट होने से बचाया है और इसी चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। ये अब मुआहदा अगले हफ्ते में हो जाएगा इंशाअल्लाह, मार्च खत्म होने से पहले ही। तो अप्रैल से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुशत की स्टेबलाइजेशन जो है वो इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत एक अहम ऐलान है। खुर्रम साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्ज ये है और आप इसको एक पूरे एक रैपअप ही समझिएगा, इस पूरी बात का एक जिस्ट समझिएगा इस कॉन्वर्जेशन का। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, मैं आपको सुनाकर आपकी तरफ ये आना चाहती हूँ। और क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी आज कुछ सिमिलर बात की थी और उन्होंने कहा था इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि आप एक पर्सनल एनिमोसिटी, ज़ाती नफरत तक ले जा चुके हैं इस सियासी रंजिश को, जो कि सियासी ही रहनी चाहिए थी। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ऐसी बात की, फिर उन्होंने बाद में क्लियर किया कि नहीं जी, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं कोई जान की धमकी दूं, लेकिन वो एलिमिनेट करने की बात आपकी तरफ से काफ़ी सुनाई देती है। बातचीत भी बिल्कुल बंद कर दी है आप लोगों ने। फवाद साहब की बात सुनिएगा, एक उसमें एक ऐसी बात है जो एक उन्होंने काफ़ी ऑफ द बेल्ट की है। मैं उसको ज़ाती तौर पर कंडेम करती हूँ जब वो एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द लेवल प्लेइंग फील्ड। आई वुड लाइक यू टू प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट प्राइमरीली। ये सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई हैव रिक्वेस्टेड यू। मरियम नवाज और कहते हैं ना कि फेयर और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। और उसके बाद देखें इन्हें कैंडिडेट भी कोई मिल गया तो मुझे कहिए। जी, ये मिसोजिनिस्ट वाली जो एक स्लर है, इसको बिल्कुल आई कंडेम इट, लेकिन इसके अलावा जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, इसके हवाले से फरमाइएगा खुर्रम साहब, आर यू टेकिंग दिस टू अ पर्सनल एनिमोसिटी लेवल सर? जी, पर्सनल एनिमोसिटी तो ये थी कि आप राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठी और गलत 20 किलो हेरोइन डालकर, जिसकी सजा मौत है, आपने उन्हें 8 महीने जेल में बंद कर दिया। आपने शहबाज शरीफ को बगैर शहादत के, किसी सबूत के 11 महीने जेल में बंद कर दिया। आपने मरीम नवाज को बगैर किसी सबूत के 8 महीने जेल में फेंक दिया।
हमजा शहबाज को 22 महीने जेल में फेंक दिया, साद रफीक सलमान रफीक को 16 महीने जेल में फेंक दिया, और लंबी लिस्ट है, मुफ्ता इस्माइल है, एहसन इकबाल है, शाहिद का। तो ये एनिमोसिटी तो उसको कहते हैं कि आपने एक तवील लिस्ट जो है, हाँ ख्वाजा आसिफ साहब भी जेल गए हैं और भी लोग जेल गए हैं। तो ये सारा इशू एनिमोसिटी तो इमरान खान की रही है, जिन्होंने जो वज़ीर आज़म होते हुए सिर्फ इसलिए हमारी नशिस्तों के करीब नहीं आते थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हाथ ना मिलाना पड़ जाए। और मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं जो कि मेरी आंखों की शहादत है कि फरवरी 2019 में जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल ताने हुए थे और पूरी ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामान में मौजूद थी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इमरान खान सिर्फ इसलिए उस इजलास में नहीं आई कि उन्हें ऑपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ जाएगा। तो जाती हद तक तो वो लेकर गए हैं। और जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, और यहां ये बात फिर अब टाई होगी जहां से आपने गुफ्तगू का आगाज किया था, लेवल फील्ड का मतलब ये है कि जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती की है, ना हक और ना इंसाफी के फैसले किए थे 2017 में, उनको पहले डिस्क्वालीफाई करने के, फिर उसको पार्टी की सदारत से हटाने के लिए वो फैसले रोल बैक होंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। असल लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब है। आप ये कैसे होगा, ये भी एक बड़ी बहस है। इसके ऊपर अगर कुछ आप कहना चाहेंगे कैसे होगा सर? और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि इस वक्त क्या आप ये रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं? आपने बहुत लंबी फहरिस्त गिनवाई, लेकिन अभी फिलहाल तो क्रैकडाउन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीटीआई पर ही हो रहा है सर। जी, अदलिया ने ही ये दर्द दिया था, बिलाखिर हमारी अदलिया से इस्तदा होगी कि वही इसकी दवा भी दें कि एक नाइंसाफी हुई है। और पहले भी मिसालें मौजूद हैं। आपको पता है जस्टिस मुनीर सारी जिंदगी नादिम रहे नजरिया ज़रूरत को इंट्रोड्यूस करने पे। वो जजेस जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी वो नादिम हुए, वो लोग जिन्होंने मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया वो नादिम हुए। तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि रिवर्स होते हैं, चूंकि अदलिया के जो जब सही उनका केबला दुरुस्त होता है। और अभी हमने ये देखा है कि हमारे सामने है पिछले मौसम गर्मा में कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो 63A की तशरीह की, पहले एक एफ की, फिर उसके उल्ट किया, जिसके नतीजे में हमारी पंजाब हुकूमत को गिरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से। तो लिहाजा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट तब्दील नहीं करता, अपनी राय तब्दील करता है, हमारी ये नहीं है कि हमारे हक में कोई बात करें। हमारा सिर्फ ये उनसे ये इस्तदा होगी, मुतालबा होगा और अदालत में ही हम जाएंगे कि ये मामलात जो गलत तरीके से डिसाइड हुए थे उनको दुरुस्त करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, ताकि मुल्क में इंशाल्लाह अक्टूबर में एक साफ शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात हो सके। राइट, क्रैकडाउन के हवाले से कमेंट कर दें सर। मैंने आपसे ये भी अर्ज किया था कि क्रैकडाउन तो इस वक्त पीटीआई पर ही हो रहा है ना, तो ये रिवेंज समझा जाए, बदला समझा जाए आपके साथ हुई हुई ज्यादतियों का जो आप फरमा रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया के बारे में भी वो कहते हैं उनके लोग गायब किए जा रहे हैं। जी, गायब तो हमारे लोग हुए थे, वो तो अब जो आदत हो गई है, जो चोर है वो खुद कहता है चोर चोर। लेकिन यहाँ जो भी हमने कदम उठाया है वो उन लोगों पर उठाया है जिन्होंने अवाम को या अफवाज पाकिस्तान को तशद्दुद पर या बगावत पर उकसाया है, या उन्होंने सरकारी एहलकारों के खानदानों को धमकियां दी हैं। ये वो बातें हैं जिसके ऊपर निहाल हाशमी को, आपको पता है, उन्होंने भी एक धमकी दी थी। उनको अपनी सेनेट की नशिस्त से हाथ धोने पड़े थे, उनको 6 महीने की सजा हुई थी, उनको नाअहल किया गया था। तो ये जो हमारे साबिका कॉलीग हैं जिनका क्लिप आपने सुनाया है, इनके साथ तो ऐसा कोई, अदलिया ने बड़ी नरमी का सबूत दिया है कि वो तमाम सख्ती जो शायद सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए थी, पीटीआई के लिए तो नरमी ही नरमी है। तौहीन अदालत के मामले में हो और मामलात में हो, अदालत के सामने पेश होने के मामले में हो, तो उनके लिए तो नरमी ही नरमी है। जी, मेरा आखिरी अर्ज है, इसको वो इक्वेट करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो जलसों में तस्वीर चलाई है सिटिंग जजेस की, वो कहते हैं वो भी कंटेम्पचुअस मामला है। गोया कंटेम्प्ट किसी भी सियासतदान के लिए नहीं होना चाहिए, बट दैट टू इज कंटेम्पचुअस इफ यू से दिस। जी नहीं, कंटेम्प्ट देखिए, ये तो कभी पार्लियामान ये फैसला करेगी कि पूरी दुनिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो मतरूक हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। जरूर है कि लाइबल लॉज हैं, लाइबल लॉज जरूर हैं कि जी अगर आप किसी के बारे में गलत गुफ्तगू करेंगे तो गलत गुफ्तगू और उससे डेफेमेशन होगी जो हद तक इज्जत होती है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है अब वो वैसे भी वो भी एक मतरूक मामला हो चुका है।
ये सब बातें इसी इशू पर हैं कि हमें तमाम तर चाहे इख्तलाफात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अदलिया के फैसलों पर, लेकिन बहरहाल तवक्को भी उन्हीं से है कि वो खुद चूंकि पाकिस्तान के आइन के जामिन है, जिस तरह पार्लियामान आइन की अमीन है और पार्लियामान को आइन को बनाने वाली है, उनसे ही तवक्को है कि वो जो सारे इशूज जो माजी में किसी भी असर के तहत नाइंसाफियां हुई हैं, वो नाइंसाफियां खुद दुरुस्त होंगी। और खान साहब से बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका लास्ट कमेंट इस मामले पर? जी नहीं, हम देखिए खान साहब से बात करने का आपके नाजरीन को शायद मालूम ना हो, लेकिन पीटीआई ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से किसी भी तरह से इस्तीफे नहीं दिए। वो पूरी आबोताब से सेनेट में मौजूद है। सेनेट का इजलास परसों सुबह भी होगा, 2 दिन पहले वो मुश्तरका इजलास में भी आए थे। तो सेनेट एक बड़ा अच्छा फोरम है जिसमें तमाम जमातें मौजूद हैं, जिसको इस्तेमाल करके गुफ्तगू की जा सकती है, प्रोवाइडेड माफी मांगी अगर हम एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। नहीं माफी चले, माफी आज वज़ीर-ए-आज़म ने उसका मुतालबा किया है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अगर ये कोई मामला हो सकता है, पीटीआई इस पर एग्री कर जाए कि जी हम एक दूसरे को कोई 4 लफ्ज हैं जी जो हमें बचना है जिनसे, गद्दार से, चोर से, डाकू से और काफर से, अगर हम ये कहना एक दूसरे को बंद कर दें तो गुफ्तगू बिल्कुल हो सकती है। वेरी फेयर, आपने बड़ी रियलिस्टिक बात की। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और बहुत कीमती बातें बिलखुसूस IMF प्रोग्राम के बारे में। दिस वाज अ वेरी टेलिंग कॉन्वर्सेशन। और ज़ाहिर है खान साहब को लेकर भी उन्होंने कहा माफ़ी चले ना मांगे, लेकिन बाहमी इत्तेफाक से और 4 लफ्ज ना इस्तेमाल करके कुछ इत्तेफाक राय कोई काम बन सकता है। आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस फॉर मोर। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो सुओ मोटो इख्तियारात हैं उनमें अमेंडमेंट्स करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस से ये इख्तियारात, ये जो एक्सक्लूसिव इख्तियार है, इसको वापस लेते हुए, विड्रॉ करते हुए और बहुत हद तक पावर कर्टेलमेंट के सिलसिले में असेंबली में कानून साजी हो रही है। इसका मुसवदा वफाकी काबीना ने तैयार किया और वो अब बाकायदा तौर पर वो पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये अब से कुछ देर में मजीद ये पास भी हो जाएगा। इस पर बहस व मुबाहिसा चल रहा है, और तो बहस व मुबाहिसा की एक हद तक ही गुंजाइश हो सकती है या उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि पीटीआई एज सच अपोजिशन की जो जमात है पिवटल, वो कौमी असेंबली में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ सेनेट में भरपूर नुमाइंदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके कानूनी नुकात पर बात करते हैं। 2 बड़े मायानाज वकला हमें इस बहस में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब मियाँ दाऊद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, इस पूरी बात में अपने जो लीगल एक्सपर्टीज़ हैं और ओपिनियंस हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें हमारी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू मियाँ साहब फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन, जनाब अजहर सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मायनाज वकील हैं आप भी, और तमाम मामलात पर हमारे साथ इस पूरे चीज़ को लेकर चलेंगे। इमरान खान साहब को भी बल्कि अदालत में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वकील हैं आप खान साहब के। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो टू। मियाँ दाऊद साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। इस वक्त तो मरियम नवाज साहिबा ने आज भी ट्वीट किया है, और वो ट्वीट नाजरीन को भी मैं दिखाती हूँ, आप भी इसी से अपने जवाब की शुरुआत कीजिएगा। वो कहती हैं इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे मकासद क्या थे, इसमें कौन कौन शामिल था, क्या हम इस अहम तरीन नुक्ते के अहाते के बगैर ज़ोर ज़बरदस्ती से कानून के ख़िलाफ़ फैसले को कानून के नीचे छुपा कर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। बताइएगा मियाँ दाऊद साहब, आपको भी यही लगता है? ये किन तरह के इशारे हैं जो कि हुकूमत वक्त दे रहे हैं? और पीटीआई तो कह रहे हैं कि इस वक्त तमाम तर जो इदारे हैं वो हुकूमत के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं और फुल इनकी आपस में अच्छी दोस्ती चल रही है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जा रहा है। मरियम नवाज साहबा की बात के ऊपर तो कोई सियासतदान हो वो ज़्यादा मुनासिब तरीके से उनकी सियासी बात का जवाब दे सकेगा, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर अगर बात की जाए तो मेरी राय के अंदर पहले दिन से ये मौक़िफ़ था, बल्कि आपके ही शायद प्रोग्राम के अंदर मैंने इस बात की पहले दिन से निशानदेही कर रहा था कि ये फैसला 3-2 का नहीं है, बल्कि ये 4-3 का ही फैसला समझा जाएगा, क्योंकि जो कानून खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तय कर दिया था उसके मुताबिक जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी जज को बेंच में से निकाल ना दें और उसका हुक्म ना जारी फरमा दें अलग से, और या वो जज खुद से अपने आप को रिक्यूज ना कर लें, तो तब तक उसको बेंच का हिस्सा जो है वो समझा जाएगा। इसी कानून की बुनियाद के ऊपर ही मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जो जस्टिस याया अफरीदी साहब का और जस्टिस अतर मनिल्ला साहब का 23 फरवरी का ऑर्डर्स थे,
उनके साथ उन्होंने एग्री किया। हमारी कानूनी राय के मुताबिक तो ये 4-3 का ही फैसला समझा जाएगा, लेकिन अब अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो अगर इस फैसले को तस्लीम करने से इनकारी हैं तो इसके ऊपर तो अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया जा सकता। और आज अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात की निशानदेही की कि पहले इस बात का फैसला कर लिया जाए कि ये 4-3 का फैसला है या 3-5 का फैसला है, क्योंकि अगर ये 4-3 का फैसला बनता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन का तारीख देने का हुक्म और मनसूख करने का हुक्म सारा ही जो है वो गैर कानूनी हो जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब की इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके। अच्छा। और उन्होंने सिंपल ये बात ऑब्जर्वेशन दी कि जी आप इस बात को छोड़ दें। भाई छोड़ा तो नहीं जा सकता इस बात को, क्योंकि सारे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी हिजान बर्पा हुआ है, वो सारा हिजान उस मुतनाज़ा तरीके से लिए गए आज खुद नोटिस की वजह से पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन की तारीख का जो है वो हुक्म जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन ने जारी किया गया। सही, मियां साहब मैं ये मामला आगे ले जाती हूँ ताकि इस पे जरा और हमें कलेक्टिव और हमारे पास ये पॉइंट्स इसके आ जाएं। अच्छा, अजहर साहब को मैंने इस बारे में मैंने रिकनेक्ट करना है ताकि उनका भी मुझे जवाब मिले। लेकिन ये बताइएगा मियां दाऊद साहब, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़े तो नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि इम्प्रेशन पीटीआई यही दे रहे हैं कि जी सिटिंग चीफ जस्टिस को मुल्क के मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी की वजह से ये उसकी सिर्फ वजह यही है कि वो चूंकि इलेक्शंस के हक में है। आज उन्होंने इस हद तक कहा है कि भाई जजेस अपनी तनख्वाहें काट कर भी इलेक्शंस के अखराजात अगर हो सकें तो हम वो भी देने को तैयार हैं। नहीं मेरी बहन, बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पीछे और उन जज साहबान के पीछे छुपना चाह रही है जो जज साहबान या तो आज भी पनामा ग्रुप के जो जजेस हैं उनका हिस्सा थे या उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए, तो तहरीक इंसाफ उनके पीछे छुपना चाह रही है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने वाली बात नहीं है और ना ही हुकूमत इसको मुतनाज़ा बना रही है। बेसिकली चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज खुद नोटिस को स्ट्रक्चर करने का इख्तियार जो है या मुतालबा जो है वो एक तवील अरसे से वकला बरादरी जो है वो करती आई है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने 2019 के अंदर एक तरमीम तजावीज़ करके सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज खुद नोटिस को और उसके अंदर फिर अपील का राइट देने को करके तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान थे उनको भिजवाया, लेकिन आज तक उनकी मंजूरी जो है वो नहीं दी गई। फिर उसके बाद तमाम सुप्रीम कोर्ट तमाम जो पाकिस्तानी कौम है वो इस बात का मुतालबा करती आ रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जो खुद नोटिस के इख्तियारात हैं उनका मिसयूज किया जाता है बाज़-औक़ात, और उस मिसयूज को रोकने के लिए जरूरी है कि उसकी एक कानून साजी कर दी जाए। अच्छा मियां साहब, एक बात बताइएगा, अभी जैसे ये मरियम नवाज साहिबा ये बात कर चुकी हैं कि वो कहती हैं अभी भी जनरल फैज की बाकियात हैं और वगैरह वगैरह, इस किस्म की उन्होंने काफ़ी दफ़ा बात की है। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। ये खुलकर वो तो जाहिर है उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन आपको कोई ऐसा इंप्रेशन मिलता है, कभी वो साकिब निसार साहब की तरफ इशारा करती हैं, कभी जनरल फैज की तरफ इशारा करती हैं? आप मरियम नवाज साहबा की बात को आप आज एक लम्हे के लिए साइड पे कर दें जी। जो वैसे साकिब निसार साहब की और जनरल फैज साहब की बाकियात हैं वो तो सबके सामने हैं। पाकिस्तान के तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स और वकला जो हैं वो बड़े अरसे से इस बात की निशानदेही करते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आउट ऑफ टर्न तैनातियां ना की जाएं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब साकिब निसार साहब ने सिंध हाई कोर्ट से एक जूनियर जज मुनीर साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात कर दिया। उससे पहले ये सिलसिला रुक गया हुआ था। जब आउट ऑफ टर्न एक तैनाती हुई तो उसके बाद फिर उनके दौर के फिर उसके बाद आगे जस्टिस गुलजार साहब जो है जो पनामा के फैसलों का हिस्सा थे, उन्होंने मिस्टर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को तैनात कर दिया। फिर उनके दौर के अंदर मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा आ गई। और अब फिर आप इन सारी चीजों को सियासी जमातों के एतराजात को साइड पे कर दें। हम खुद से जब इस बात को देखते हैं, जांचते हैं बतौर वकील बतौर कौम कि ये वो जज साहबान जो आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात हुए या जिनको गुलजार साहब ने और साकिब निसार साहब ने और आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया गया, उनका एक भी फैसला जो है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है, पीटीआई के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारे फैसले उनके हक में हैं। और दूसरी तरफ उनके तमाम फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ है, उनके हक में एक भी फैसला नहीं है। तो ये अगर सियासी जमातें इस बात की निशानदेही ना भी करें तो फिर भी ये रिकॉर्ड से बात ये साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तमाम जज साहबान जो आउट ऑफ टर्न तरीके से
साकिब निसार साहब के दौर से, गुलजार साहब के दौर से लेकिन तैनात मैं किए एक गए, बात वो पाकिस्तान के अंदर एक बात आपसे अर्ज करूं मियां साहब, इतना बताइएगा, आप कह रहे हैं कि फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में हैं, जबकि ये जो फैसला है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ इतना है जो कि कहता है कि जी इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर हों। तो ये जो इलेक्शंस का इनेकाद है, दरअसल आप फिर ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस का इनेकाद पीटीआई के हक में है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई पॉपुलर है और हुकूमत को इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करते। क्या इसकी बात का यही मतलब अखज़ किया जाए कि इलेक्शंस का फैसला, एक्चुअली इलेक्शंस तो ओपन है ना वैसे तो मियां साहब, वो तो किसी के भी हक में जा सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन इलेक्शन करवाने से पहले मौजूदा जो सूरत हाल बनी है उसका जवाब अवाम की तरफ से तो बाद में बात आई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने निशानदेही कर दी कि पहले यह बताया जाए कि असम्बलियां तहलील जो की गई हैं कि उन तहलील शुदा असम्बलियों की क्या आईनी कानूनी हैसियत है। उसके बाद ये सारी डिबेट होनी शुरू हुई कि असम्बलियों की तहलील के पीछे मकासद क्या थे। देखिए, मैं एक वोटर हूं, मैंने आपको वोट दे के एमपीए बनाया और आप असम्बली में चली गई। अब आपका जो सरबराह है वो आपको फोर्स करके असम्बली से निकाल देगा तो मेरा बुनियादी हक तो मुतासर हुआ ना। मैं नहीं चाहता कि असम्बली तहलील हो। जो मेरा मुंतखब नुमाइंदा है, जैसे आप हैं, आप एमपी, अगर मैंने आपको वोट दिया है तो आप भी नहीं चाहती, लेकिन आपको मजबूर कर दिया गया। उस मजबूरी की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अनार्की जो है वो पैदा होगी। तो आप उस बात का तयन कर लें, उसकी वजूहात का तयन कर लें, उसके बाद आप चाहे कल इलेक्शन करा लें। लेकिन ये एक चीज को छोड़कर, एक चीज को नजरअंदाज करके एक ऐसे माहौल के अंदर इलेक्शन करवाना जिससे तहरीक इंसाफ को फायदा नजर आ रहा हो, तो ये बाकी सियासी निजाम के साथ नाइंसाफी है। हम 2017 से ये बात देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदलिया है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान जो है वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो खराब हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर के ऊपर अबतरी आ रही है। अगर फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जाए तो इसमें किसी को दूसरा जो है वो राय एतराज नहीं हो। आई गॉट इट। आपने कहा कि ये चूंकि डिसोल्यूशन से ये मामला रिलेटेड है और डिसोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब के कहने पर की थी, इस वजह से गोया इसको आप इस लाइट में, इस तनाजुर में देख रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस फॉर मोर। जी वेलकम बैक नाजरीन। इन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग लीगल एक्सपर्टीज एंड ओपिनियंस, ये जो सुप्रीम कोर्ट की और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस की जो पावर कर्टेलमेंट हुई है रिगार्डिंग द सुओ मोटो नोटिस, और अब ये मामला जो ये कि अखाड़ा सा मालूम लगता है कि मुल्क में लगा हुआ है, इसकी क्या फाइनलिटी होगी, इसका क्या आउटकम होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अलग अपने नहज पर, एक अलग डगर पर है, पार्लियामेंट एक अलग डगर पर है। डज दिस इंडिकेट ऑफ अ क्लैश, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, ये कर्टेलमेंट उनकी हो भी सकती है या नहीं। इसके ऊपर एक और लीगल एक्सपर्टीज और एक और लीगल ओपिनियन शामिल करते हैं जनाब अहमद पंसोता साहब का। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो पंसोता साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने की और चीफ जस्टिस की, हमेशा से कहा जाता था सुओ मोटो ये तजावुज़ करना होता है अपने इख्तियार से और एग्जीक्यूटिव डोमेन में मदाखलत करना होता है सुप्रीम कोर्ट की। आज इसकी जो ये कर्टेलमेंट जो ये पार्लियामेंट के थ्रू की जा रही है, फिर इज दिस द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इन योर ओपिनियन, और अगर ये प्रॉब्लमेटिक है तो क्यों है, ये भी बताइए। देखिए जी, जहां तक तो इसका इंटेंट है बिहाइंड दिस लेजिस्लेशन या जो भी ये सारे का सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है, वो इंटेंट तो बहुत अच्छी है और उसको बहुत देर से अगर आप देखें तो तमाम जमातें जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज अ लीगल एक्सपर्ट या लॉयर, जो भी आप जिस कैटेगरी में प्लेस करें। सवाल ये है कि जो सुओ मोटो की पावर है उसको रेगुलेट होना है, इस पर कोई दो राय नहीं है। जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है वो ये है कि सुओ मोटो की जो पावर है वो आर्टिकल अब मेरे अपने किसी किस्म की रेगुलेशन करनी है तो उस 1843 के अंदर ही आपको अमेंडमेंट करनी है या चेंज करनी है। यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है आर्टिकल 191 का, जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इट हैज द पावर टू मेक रूल्स, और वो रूल्स बना सकता है। वो रूल्स भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैठ के बनाने हैं। जब गवर्नमेंट थ्रू अ लेजिस्लेशन सिंपल मेजोरिटी से एक कानून बना के एक ऐसा अमल करेगी जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स जो है वो इफेक्ट होगी इन एनी वे, तो वो अमल सस्टेन नहीं कर सकेगा। ये मेरी इस पर आई थिंक लीगल टेक है। जहां तक ये बात है
ये तो सारे पाकिस्तान इससे एग्री करते हैं कि डिस्क्रिशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, 1 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, मैं तो कहता हूँ 17 बैठ के लें, कोई बुरी बात नहीं। कौन जज कहेगा कि जो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है या वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है, उस पर सबका व्यू एक होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये उसको करने का तरीका क्या है। एनआरओ केस बड़ा क्लियर है कि जब कोई पर्पस स्पेसिफिक या ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को जेपरडाइज करने के लिए कानून लाया जाएगा, वो कानून स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। इस वक्त हम सब जानते हैं कि सुबह से लेकर जो रात तक की फुर्तियां हैं गवर्नमेंट की, उसमें मकसद ये नहीं है कि उनको आज जुडिशरी बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई है। ये जो पीडीएम जिसके अंदर ये तमाम की तमाम जमातें एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी, बाकी तमाम जमातें जो बैठी हुई हैं, इनका जुडिशरी के साथ जो रवैया रहा हुआ है पास्ट में, वो आप सबसे ढका छुपा नहीं है। सो अगर ये कहना कि जी आज इनके अंदर दर्द दिल और पाकिस्तान की आवाम का दर्द आ गया, तो लिहाजा इन्होंने सुबह से लेकर रात तक एक लेजिस्लेशन कर ली, इससे ये चीज जरूर प्रूव होती है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो लेजिस्लेशन कर सकती है, लेकिन वो लेजिस्लेशन हमेशा अपने मकसद के लिए होती है, कभी आवाम को मैं आज क्यों नहीं लेजिस्लेशन हुई पाकिस्तान में इस किस्म की जिससे किसी गरीब आदमी को डायरेक्टली बेनिफिट हो जाता था। हाँ, आप ये लेजिस्लेशन जरूर करें, और इस लेजिस्लेशन से एक एंगल जो लोग नहीं देख इसके रहे, टाइमिंग पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जी टाइमिंग, और दूसरा एक और काम नहीं, इस वक्त तो बंदयाल साहब का टेन्योर तो बिल्कुल अपने इख्तिताम है। ये जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है उसको भी एक तरह का अच्छा, ये की जा रही, जिसको मेरा ख्याल पावर सेपरेशन ऑफ पावर का भी एक कॉन्सेप्ट। मैं पंसोता साहब आपसे बड़ा एक्सप्लिसिटली पूछती हूँ, अगले चीफ जस्टिस के लिए जैसे काजी फायज ईसा साहब का नाम बहुत लोग बता रहे हैं, जो ये खासतौर पे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी, और एक नाम ये वन ऑफ द नेम्स ये भी गर्दिश कर रहा है। तो इसके ऊपर प्राइमरीली मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों बयान दिया था, उन्होंने कहा अक्टूबर में इलेक्शन खान साहब चाहते ही इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस ये नहीं होंगे। तो यानी कि ये कि जो प्रॉब्लम है, जो हुकूमत कह रहे हैं, इन एज मैनी वर्ड्स इज पॉसिबल, इम्प्लिसिटली हुकूमत ये हिंट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, एक शख्स से। और पीटीआई भी ऑन द अदर हैंड, आपने देखा है आज सोशल मीडिया जो ट्विटर है वेरीफाइड पीटीआई का, वो भी बहुत प्रॉप अप कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, एंड उन्होंने भी हैशटैग चलाया हुआ है नेशन स्टैंड्स विद सीजेपी। सो यानी कि ये फर्द वाहिद के ऊपर प्रॉब्लम आके फंस गया है दोनों जमातों का। देखिए जी, ये इशू इससे लार्जर है। आप यू कैन नॉट स्टैंड विद जस्टिस उमर अता बंदयाल, और फॉर दैट मैटर जस्टिस काजी फायज ईसा, और फॉर दैट मैटर एनी अदर जज। यू स्टैंड विद द इंस्टीट्यूशन। आज बंदयाल साहब हैं, कल काजी फायज ईसा साहब होंगे। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ पाकिस्तानी, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने चीफ जस्टिस के पीछे खड़ा हूं, वो कोई भी हो। ये जो इस वक्त तासुर दिया जा रहा है कि एक शख्स से रिलेट करके कि इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के एक्शंस इनको पसंद नहीं है, कासिम सूरी रूलिंग तो उनको बहुत पसंद थी, जिसको उन्होंने टर्न डाउन किया, लेकिन आज उनके अगर एक्शंस पसंद नहीं है तो उनको सारे का सारा पब्लिक आई में, आई थिंक उनको सारी रेपुटेशन को जेपरडाइज करना, इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं है, क्योंकि जस्टिसेस रिप्लाई नहीं कर सकते। अब ये नहीं हो सकता कि बंदयाल साहब जो है घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब चीजों का जवाब दे, जो सुबह से हो रही है। So we have to realize इनबिल्ट मैकेनिज्म्स हैं आइन के अंदर, जिसमें रोका गया कि पार्लियामेंट में जुडिशरी की बात नहीं होगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने उसको वायलेट किया। इसी तरह है कि जब बाहर जुडिशरी की बात जो है उसके खिलाफ नहीं बात की जाएगी, वो डेली वायलेट हो रही है, उनको तमस्खुर उड़ाया जाता है, उनको कैसे अलकाब से नवाजा जाता है। तो कंटेम्प्ट की वैसे तो बात करना सही नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी आखिरी जुमला फरमा दें कि ये कंटेम्प्ट, बहुत लोग कह रहे हैं पीटीआई के कि जी आप जाएं कंटेम्प्ट लगवाएं हुकूमत के लोगों पर जो अगर इस किस्म का कोई बयान दे रहे हैं। तो ये इस तरह की कोई चीज़ मतलब लीगली स्पीकिंग पीटीआई के अप द स्लीव है या नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बातों तक कहते हैं कि जी कंटेम्प्ट लगाएं। पीटीआई खुद क्या कर रहे हैं इस मामले में? वैसे तो कंटेम्प्ट किसी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्या ये पीटीआई की लीगल स्ट्रैटेजी हो सकती है या नहीं? देखिए जी, कंटेम्प्ट के ऊपर मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि इट इज अ मैटर बिटवीन कंटेमिनर एंड द कोर्ट। अगर कोर्ट फील करती है कि कंटेम्प्ट हुई है तो ऑफ कोर्स कोर्ट जो है उसको टेकअप करेगी। जहां तक पीटीआई का दरखास्त करने की बात है, वो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की थी, उस पर एंटरटेन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम उसको इस काबिल नहीं समझते कि उसको एंटरटेन किया जाए। जहां कंटेम्प्चुअस होने की बात है, आइन बड़ा क्लियर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस भी बड़ा क्लियर है। उनकी तरीके अगर आप उनकी एग्जैक्ट रीडिंग करें या सिंपल रीडिंग करें तो उसमें तो कंटेम्प्चुअस है, बट वंस अगेन मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रही है अदलिया, और कोशिश कर रही है कि अपने आप को किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व मत करे जो कि पॉलिटिकल हो जाए, और अपना काम कर रहे हैं साइड पर बैठ के। ये बात एक चीज ध्यान में रहे कि आइन की बाकी तो मुझे कोई चीज नहीं पता क्लियर कितनी है कितनी नहीं है, बट 105 में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अब अगर इन चीजों पर भी हम वैसे शुरू कर दिया, खतरा बहुत जरूरी है, नॉट फॉर पीटीआई
but for the will of the people, which is supreme under the Constitution of करेक्ट Pakistan. करेक्ट राइट, आपने बड़ा ये दिलचस्प रिमार्क एक दिया है टुवर्ड्स द एंड के कंटेम्प्ट की बात ना करके अदालत मैग्नानिमिटी का या फराग दिली का मुजाहरा कर रही है। थैंक यू फॉर योर व्यूज अहमद पंसोता साहब। नाजरीन आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।